गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोग विस्तार से स्वर और व्यंजन के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग देखेंगे शब्द के बारे में कि शब्द क्या होता है, शब्द के कितने भेद होते हैं और उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए और शब्द से कम 7 से 8 नंबर का क्लियर होता है हर परीक्षा में। चाहे आप समीक्षा अधिकारी का परीक्षा दीजिए, एसआई का परीक्षा दीजिए, पुलिस का परीक्षा दीजिए, यूपी टेट का परीक्षा दीजिए, नवोदय का परीक्षा दीजिए, विद्या ज्ञान का परीक्षा दीजिए, हर जगह आपको यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए इस शब्द को ध्यान से देखेंगे और पूरा वीडियो अंत तक बने रहेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। इस शब्द भेद, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द, ये सारे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यही सब सारे हम लोगों को विस्तार से अध्ययन करना है कि शब्द क्या होता है, शब्द के भेद क्या होते हैं, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, सार्थक कितने प्रकार के होते हैं, निरर्थक कितने प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्दों में कितने भेद हैं, उसका विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर भाषा की मूलभूत इकाई शब्द होती है। भाषा की मूलभूत इकाई जब पूछा जाएगा आपको तो भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है? वर्ण, अक्षर, ध्वनि होती है। भाषा की मूलभूत इकाई कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है? वर्ण, अक्षर, ध्वनि। जब उसी में जोड़ देगा कि अर्थ के आधार पर भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है, अर्थ के आधार पर भाषा की मूलभूत इकाई शब्द होती है। क्योंकि वर्ण, जैसे क बोलेंगे तो क एक वर्ण है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन क फार कबूतर बोल देंगे तो कबूतर का एक सिंबल दिख रहा है, वो अर्थ लग रहा है कि नहीं एक कबूतर है, पक्षी का नाम है, उड़ता है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की मूलभूत इकाई क्या हो जाएगी? शब्द। और परीक्षा में जब पूछेगा भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है तो वर्ण, अक्षर, ध्वनि में से कोई भी दिया रहेगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, समझ में आया? अब इसमें देखते हैं ये कितने प्रकार का होता है। शब्द 2 प्रकार का होता है। एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द वह शब्द होता है जिसका हम अर्थ लगा सकते हैं और निरर्थक शब्द वह शब्द होता है जो सार्थक शब्दों के साथ आता है और उसका अर्थ नहीं होता है। कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ आने के पश्चात वह अपना अर्थ देते हैं। जैसे हम बोले पढ़ाई वढ़ाई कर लिए, पढ़ाई ओढ़ाई। पढ़ाई तो समझ में आता है कि नहीं, लिख रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन ओढ़ाई क्या होता है? जैसे कहते हैं जाओ लोटा वोटा लेते आओ, लोटा तो ठीक है, लोटा तो आ जाएगा, लेकिन ओटा क्या है? ये सार्थक शब्दों के साथ आते हैं। और निरर्थक शब्द, इसीलिए निरर्थक शब्द का कोई भेद नहीं होता है, सार्थक शब्द का भेद होता है। और कुछ निरर्थक शब्द ऐसे रहते हैं जो सार्थक शब्दों के बाद साथ आने के पश्चात सार्थक अर्थ देते हैं। जैसे मैंने बोला टर 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 टर, तो सामने वाला सोचेगा कि ये टर टर बोल क्या रहा है। अब उसको बोलते मेढक टर टर बोलता है, तो साउंड के परिप्रेक्ष्य में हो गया, आवाज के परिप्रेक्ष्य में टर टर। जो टर टर है निरर्थक शब्द है, लेकिन सार्थक शब्दों के आने के पश्चात वो सार्थक अर्थ दे रहा है। जैसे टन 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 टन, मतलब अब सामान्य अर्थ क्या लगाया जाएगा? जब व्यक्ति बोलेगा घंटी टन टन बजती है तो ये सार्थक शब्दों के साथ आया, इसलिए सार्थक अर्थ दिया। जैसे टिक टिक, घोड़ा टिक टिक चलता है। गति के परिप्रेक्ष्य में जब उसको वाक्यों में जोड़ा गया निरर्थक शब्दों को, तो वह एक सार्थक
अर्थ प्रदान किया कि गति के परिप्रेक्ष्य में दिया जा रहा है, घोड़ा टिक टिक चलता है, तो ऐसे शब्द आते हैं निरर्थक शब्द जो सार्थक शब्दों के साथ आने के पश्चात सार्थक अर्थ देते हैं। इसीलिए यहाँ पर सार्थक शब्द है, निरर्थक शब्द है। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे उड़ाई, उड़ाई, उल्टा, उल्लास। उल्लास बोलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन क्लास उल्लास करके आए हो तो पता चल जाएगा। क्लास उल्लास करके आए हो, क्लास उल्लास करके आए हो, सामान्य भाषा में यही बोला जाता है। पढ़ाई उड़ाई करके आए हो, लोटा उटा लेते आओ, किताब उताब लेते आओ। किताब उताब कुछ होता नहीं है, लेकिन वह सार्थक शब्दों के साथ आने के पश्चात सार्थक कर देते हैं। देखिए अब यहाँ घर है, घर बोला गया तो आपके दिमाग में बना है यह घर है ना। नगर बोला गया, नगर है, ये सार्थक है, हम समझ सकते हैं। माँ बोला गया, मेरी माँ है, माँ के बारे में ये सार्थक शब्द है। आप बोला गया, सार्थक शब्द है। विश्वविद्यालय बोला गया, सार्थक शब्द है, जिसका अर्थ हम आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ अकेले सार्थक शब्द, सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द। यहाँ पर एक सार्थक शब्द है निरर्थक, जैसा मैंने आपको बताया। अब यहाँ देखिए ठीक ठाक, ठीक एक सार्थक शब्द है, ठाक निरर्थक शब्द है। रोटी ओटी, रोटी सार्थक शब्द है, ओटी निरर्थक शब्द है। ठीक, काम सार्थक शब्द है, धाम निरर्थक शब्द है। खाना सार्थक शब्द है, वाना निरर्थक शब्द है। ध्वनि अनुकरण निरर्थक शब्द है, टिक टिक, टिक टिक ध्वनि अनुकरण के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। इस तरीके से मतलब सीधा सीधा बात आप समझ सकते हैं कि सार्थक शब्द वह शब्द होता है जिसका हम अर्थ सार्थक रूप में समझ सकते हैं, हमारे मेमोरी में वह बन जाए। नगर बोले, नगर का प्रतिबिंब बन गया, वो सार्थक शब्द है नगर। और निरर्थक वह शब्द जिसका कोई अर्थ पर्टिकुलर नहीं होता है, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब सार्थक शब्द के भेद, असार्थक, निरर्थक, निरर्थक का कोई ब्रांच नहीं चलता है, वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन सार्थक शब्द का ब्रांच चलता है। ब्रांच का मतलब उसके भाग होते हैं सार्थक शब्द, और सार्थक शब्द के भाग कितने भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है? 4 भागों में, रचना, उत्पत्ति, अर्थ, विकार। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ये 4 भागों में बांटकर सार्थक शब्दों का अध्ययन किया जाता है। जो रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, कई बार पूछा गया है। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कई बार पूछा गया है। विकार के आधार पर कई बार पूछा गया, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो ये चारों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। और पूरा शब्द भेद जो है इसी में सब निहित है, इतना ही में सब खत्म हो जाता है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। फिर उत्पत्ति के आधार पर क्या होते हैं? तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और अर्थ के आधार पर क्या होते हैं? वाचक, लाक्षणिक, व्यंजना। और विकार के आधार पर क्या होते हैं? विकारी शब्द, अविकारी। अविकारी को क्या बोला जाता है? अव्यय शब्द बोला जाता है। अविकारी को क्या बोला जाता है? अव्यय शब्द बोला जाता है। तो विकारी, अविकारी। विकारी का मतलब जो लिंग वचन कारक के आधार पर अपने रूप में परिवर्तन लाते हैं। लिंग वचन कारक के आधार पर अपने रूप में परिवर्तन लाते हैं, वो विकारी शब्द होते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी के अंतर्गत जिसको अव्यय कहा जाता है, लिंग वचन कारक के आधार पर अपने रूप में परिवर्तन नहीं लाते हैं, उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समीक्षा अधिकारी में तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है, जिसमें क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है। आइए हम लोग देखते हैं इसका विस्तार से। ये समझ में आया? सार्थक शब्द रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर। समझ में आ गया? चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए सार्थक शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों को वर्गीकृत किया गया। पहला रचना या बनावट के आधार पर, एक रूढ़ शब्द हो गया,
आपका यौगिक शब्द हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। किसके आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 शब्द होते हैं। अब यहां पर देखिए, और उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। ठीक, ये सारे का विस्तार से अभी हम लोग वर्णन करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर देख लीजिए 4, इसके आधार पर रचना या बनावट के आधार पर कितने हो गए? 3। फिर इसके बाद अर्थ के आधार पर वाचक, लाक्षणिक, व्यंजना। वाचक, लाक्षणिक, व्यंजना, इसको अभिधा बोला जाता है, लक्षणा बोला जाता है, व्यंजना बोला जाता है। ये भी कितने होते हैं? संख्या में 3 होते हैं। और विकार के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 2। क्लियर हुआ? यही से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। फिर दूसरा कई बार पूछा गया, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उसमें 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कई बार इसको पूरा अध्ययन कर लेते हैं बच्चे, तत्सम को भी, तद्भव को भी, देशज, विदेशज सब पढ़ डालते हैं। लेकिन जब उससे पूछ दिया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उसका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि और यार कितने हैं, कितना पढ़े हैं। तो 4 होता है। इसकी संख्या काउंटिंग याद रहना चाहिए मेमोरी में। अब जब काउंटिंग रहेगा तो आपके मेमोरी में वो फ्रेम बन जाएगा, और ये पूरा फ्रेम है। फिर उसके बाद विकार या रूप के आधार पर कितने शब्द होते हैं? विकार के आधार पर विकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द होता है। विकारी शब्द, अविकारी 2 ही होता है। अब विकारी में जब पूछा जाएगा तो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी अव्यय में पूछा जाएगा, उसमें भी 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। चलिए ठीक, हम लोग आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए, रचना या बनावट के आधार, पहला रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद बताएं? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, जो परस्पर विशेष अर्थ प्रदान करते हो। जो खंडन करने पर कोई 2 सार्थक शब्दों में डिवाइड नहीं होते हैं, बढ़ते नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे पानी, हाथी, हाथ, आम, कान, कसम, है ना। जैसे पानी, पानी का खंड करेंगे क्या हो जाएगा? प प्लस अ प्लस अ प्लस न प्लस ई। किसमें टूट गए? ये वर्णों में टूट गए। कोई 2 सार्थक शब्दों में यह नहीं टूट रहे हैं। इसीलिए इस तरह के जितने भी शब्द रहते हैं उसको रूढ़ शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्द का मतलब होता है जिसका कोई खंडन ना हो। गणित में भी आपका रूढ़ शब्द है, रूढ़ संख्या है। रूढ़ संख्या का मतलब जिसका कोई खंडन न हो, जिसका कोई पार्ट न बने। जैसे आपका 11 बोल दिया गया, 11 का क्या खंड होगा? 13 का क्या खंड होगा? कोई नहीं। उसी तरीके से इसका भी कोई खंड नहीं होता है। जब खंड में करेंगे तो यह वर्णों में टूट जाएगा, और वर्णों में टूट जाएगा तो वो शब्द नहीं रहेगा। नेक्स्ट, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने रहते हैं। जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? यौगिक। अब देखिए, विद्यालय, जैसे विद्यालय, विद्यालय का मतलब विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, ये भी सार्थक शब्द, ये भी सार्थक शब्द। विद्या का मतलब विद्या, आलय का मतलब गृह, घर, जहां विद्या ग्रहण किया जाता हो। तो ये भी सार्थक हो गया, ये भी सार्थक हो गया। अब ये दोनों जोड़ दिया गया तो ये क्या हो गया? यौगिक शब्द। विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या और अर्थी ये 2 शब्द हो गया। विद्या धन अर्थी,
ये क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। छात्रावास, छात्र धन आवास, जहां छात्र रहते हो, छात्र और आवास दोनों सार्थक समूह है, दोनों सार्थक शब्द है, ये दोनों मिले हैं, छात्रावास का निर्माण किए हैं, इसलिए क्या है? यौगिक शब्द। ये सारे यौगिक शब्द हो गए, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे यौगिक शब्द हो गए, क्योंकि यह जितने भी उदाहरण दिए जा रहे हैं ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं और एक सार्थक अर्थ लिए हैं, और जो इसका खंड है वो भी सार्थक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यौगिक। यौगिक का मतलब ही होता है जोड़, योग, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जब साइंस पढ़ाएंगे तो उसमें भी देखेंगे, तत्व है, यौगिक है, तत्व, तत्व, कई तत्व आपस में मिलते हैं तो एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे H2O, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल आपस में मिले तो यौगिक का निर्माण किए। ये दोनों तत्व हैं, हाइड्रोजन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, ये दोनों मिले और मिलने के बाद क्या बना है? एक यौगिक का निर्माण बना है। यौगिक का निर्माण कर रहे हैं जिसको H2O, H2O का मतलब पानी के नाम से जाना जाता है, वही पानी यहाँ पर क्या है? रूढ़ शब्द के अंदर। और यौगिक में क्या है? अब जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द आपस में मिल जाएंगे तो क्या क्या बनाएंगे? यौगिक शब्द। नेक्स्ट, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द वह शब्द जो यौगिक तो है किंतु विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। वे शब्द जो यौगिक तो हैं लेकिन एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, मतलब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखो, लंबोदर, दिनकर, पंकज। लंबोदर का मतलब लंब धन उदर, लंब धन उदर, लंबोदर, लंब मतलब लंबा, उदर मतलब पेट, जिसका पेट बड़ा हो, लंबा हो। जब लंबोदर आप बोलते हैं तो अगला व्यक्ति क्या सोचता है? अच्छा, गणेश जी के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? गणेश जी के बारे में बोल रहा है। ऐसा नहीं बोलता है कि लंबा उदर, लंबोदर, लंबा उदर। ये यौगिक तो है लेकिन अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? योग रूढ़ शब्द। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ, किसका? शंकर जी का। नीलकंठ, नीला है कंठ, किसका? शंकर जी का। तो शंकर जी नाम आया ना, नीलकंठ हम बोले, नीलकंठ, ये दो सार्थक शब्द हैं, आपस में मिले हैं, यौगिक तो है लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं? योग शब्द। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में, अर्थात विष्णु जी, विष्णु जी के हाथ में चक्र है ना, चक्रपाणि। बीड़ा पाणी, बीड़ा, बीड़ा पाणी, जिसके हाथ में बीड़ा हो, अर्थात सरस्वती। आप बीड़ा पाणी बोलते हैं तो तुरंत माइंड में किसका फिगर आता है? सरस्वती जी का आता है। तो बीड़ा पाणी क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द। क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द। ठीक, तो इस सारे शब्द जितने भी आते हैं, पंकधनज, पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाले, अर्थात कीचड़ में जब कहते हैं तो किसको? कमल को बोलते हैं। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। तो सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? योग शब्द। समझ में आ गया? ये रचना या बनावट के आधार पर शब्द, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसका खंडन करने पर वह वर्णों में टूट जाता है, कोई सार्थक शब्दों में नहीं टूटता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द वह शब्द होता है जो दो सार्थक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, जैसे विद्यार्थी, विद्यालय, छात्रावास इत्यादि, ये सारे यौगिक शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो यौगिक तो हैं
लेकिन अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, उसे युगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर हो गया, चक्रपाणी हो गया, नीलकंठ हो गया, पंकज हो गया इत्यादि, ये सारे शब्द हमारे युगरूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमारा शब्द के कितने भेद बताए? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और शंकर को अभी हम छोड़ देंगे, यहाँ इंक्लूड कर लिए हैं, लेकिन भेद इसके 4 ही होते हैं। शंकर यहाँ बताने के लिए कि इसी पार्ट में हम शब्द भेद में इसको हम बता देंगे, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक, तो इसके 4 तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषाओं से लिए जाते हैं और ज्यों का त्यों अपने हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कर्ण, एक कान बोलते हैं हम लोग, कर्ण, नासिका, ओष्ठ, ठीक, अजा, गजा, अश्व इत्यादि। जैसे यहाँ पर दिया गया पुष्प, अग्नि, हस्त, मुख, आम्र, फल इत्यादि, ये सारे शब्द। मयूर, मयूर को हम क्या बोलते हैं? मोर बोलते हैं। इत्यादि, ये सारे शब्द हमारे संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं और ज्यों का त्यों अपनी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो बदल गए हों और हिंदी प्रयुक्त में, मतलब जो संस्कृत का शब्द है लेकिन उसका बिगड़ा हुआ रूप अपने हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है। जैसे आंख बोलते हैं, नाक बोलते हैं, कान बोलते हैं, मोर बोलते हैं, गधा बोलते हैं, ठीक, घोड़ा बोलते हैं, हाथी बोलते हैं, हाथी को गजा बोला जाता है, घोड़ा को अश्व बोला जाता है, कान को कड़ बोला जाता है, नाक को नासिका बोला जाता है, मुख को दांत को दंत बोला जाता है। इस तरीके से ये सारे संस्कृत के शब्द थे, धीरे धीरे बिगड़ते हुए रूप और तद्भव। तो जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। देशज शब्द, तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द वह होते हैं जो स्थानीय भाषाओं से लिए जाते हैं, जो स्थान पर रहते हैं वहां से जो बोले जाते हैं, जो मातृभाषा के शब्द रहते हैं वो सारे देशज शब्द रहते हैं। जैसे पेट, लोटा, डिबिया, पगड़ी, खिड़की, ये सारे शब्द जो रहते हैं अपने अपने जगह से बोले जाते हैं। जो बोलियां हैं जो लोगों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में बोली जाती है उसी को देशज शब्द कहते हैं। आस पास पड़ोस, 3 कोस में पानी, 10 कोस में बाणी। ये हमारे बुजुर्ग लोग बताएं, 3 कोस में पानी बदल जाता है, 10 कोस में बाणी बदल जाता है। मतलब 30 किलो में, 1 कोस में 3 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाएंगे, 10 से 30 किलोमीटर जाएंगे तो आपको बाणी में परिवर्तन मिलना शुरू हो जाएगा। और 3 कोस में पानी, 3 तिली के 9 किलोमीटर में पानी बदल जाता है। ये हमारे बुजुर्गों द्वारा कहा गया है, कहावत है और सटीक बैठता है। आप जाकर देखेंगे तो भाषाएं बदली बदली सी प्रतीत होगी। जैसे सोनभद्र में बात करेंगे तो कुछ और बात मिलेगी, चंदौली में बात करेंगे तो कुछ और मिलेगी, बिहार में चल जाएंगे तो रहुआ कहाँ जात बानी, इस तरीके से बात होना शुरू हो जाएगा। इधर बोले कहाँ जात हुआ, का करत हुआ, रहुआ का करत बानी, तो ये बाणी में परिवर्तन होता है। तो जो शब्द जहां से लिया जाता है, जो स्थानीय रहती है, तो स्थान से जो मातृभाषा में प्रयुक्त होते हैं वो सारे शब्द हमारे देशज शब्द होते हैं। नेक्स्ट है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वह शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और हमारे हिंदी भाषा में बहुत अच्छी तरीके से प्रयुक्त होते हैं, वो सारे विदेशज शब्द होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं डॉक्टर, डॉक्टर साहब को मुझे दिखाना है। डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? कोई बोलता है चिकित्सक को मुझे दिखाना है? कोई नहीं बोलता है। डॉक्टर को मुझे दिखाना है। डॉक्टर किस भाषा से लिया गया? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। वह औरत आ रही है, औरत बोलते हैं। अरबी भाषा से लिया गया है, अरबी और फारसी लिया गया, तो औरत आ रही है उसको महिला बोलते हैं। आदमी और औरत अरबी फारसी भाषा से लिया गया है। महिला पुरुष हिंदी भाषा का है। टीचर पढ़ा रहा है,
टीचर पढ़ा रहा है। टीचर क्या अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और टीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है। तो बहुत सारे विदेशी शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं और सामान्य तरीके से हमारा दैनिक जीवन उस पर चलता है। जैसे सुबह उठते उठते ही बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग क्या हिंदी का है? गुड मॉर्निंग का मतलब सुबह का नमस्कार। गुड इवनिंग मतलब शाम का नमस्कार। गुड नून सर दोपहर का नमस्कार इत्यादि ये सारे शब्द बोलते हैं। तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अभी भाषा के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये समझ गए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और संकर को लास्ट में हम वर्णित करेंगे इस वीडियो के लास्ट में, क्योंकि यहीं पे इंक्लूड कर दिए, संकर अलग है। ठीक, नहीं देखिए तत्सम शब्द, तत्सम शब्द दूध, दूध का दुग्ध, दूना का द्विगुण, देवर का दीवर, धुआं का धूम, धूल का धूलि, धीरज का धैर्य, धरती का धरित्री, धनिया का धनिका, दुपट्टा का दुपट, पढ़ना का पठन, पखवाड़ा का पक्षवार, परसों का परसु, पान का पसाड़, प्यास का पिपासा, पहचान का प्रतिविज्ञान, पराठा का परपट, पपड़ी का पपटी, पुरुषार्थ का इत्यादि। ये सारे शब्द आपके किताबों में तत्सम तद्भव बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और वहां जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको कलेक्ट करके एक जगह रख लीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। 50-60 शब्द ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं परीक्षाओं में, उसको कलेक्ट करके एक तरफ तत्सम तद्भव इत्यादि, नहीं तो वो सारे का एक वीडियो में बनाऊंगा जो परीक्षा में बार बार केवल तत्सम तद्भव आते हैं। एक केवल उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर रखा हूं, उसको रख दूंगा, वो सारे पढ़ लेंगे, आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए विदेशी भाषा के शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हायर कंपटीशन में यहां से अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो गया, यूपी पीसीएस का सीसेट का पोर्शन है उसमें पूछे जाते हैं। तो हिंदी का जो पोर्शन रहता है वहां पर इससे प्रश्न उठाए जाते हैं। जैसे अरबी के अदालत, इम्तिहान, औरत, तनख्वाह, इज्जत, ईमान, उम्र, तारीख, मुकदमा, सिफारिश। और फारसी भाषा में आदमी, उम्मीदवार, खर्च, गुलाब, चश्मा, आतिशबाजी, आमदनी, चाकू, दाल, दुकान इत्यादि अरबी और फारसी भाषा है। इसका मतलब जितने कचहरी के शब्द हैं, कचहरी, मुकदमा, मुवक्किल, मुजाहिर, मुसाफिर, ये सारे शब्द अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं, क्योंकि कचहरी का बहुत पहले से चला आ रहा है कंसेप्ट। तो वही शब्द आज भी हमारे कचहरी भाषा में प्रयोग होता है। तो कचहरी के अक्सर शब्द जितने भी देखते हैं जो बोलचाल की भाषा में है, जैसे कहते हैं अरे यार मुकदमा, तारीख लगी है, दिनांक नहीं बोलते हैं, डेट बोलते हैं हिंदी में, डेट लगी है। दिनांक हिंदी में होता है, तारीख लगी है, तारीख अरबी और फारसी का भाषा से लिया गया है। मुकदमा है, अदालत है, फौजदारी है, ये सारे अरबी और फारसी भाषा से लिए गए। तो कचहरी का अक्सर शब्द जब आएगा परीक्षा में तो जान जाइएगा अरबी और फारसी भाषा से लिए गए, उसको लगाइएगा। अंग्रेजी में देखिए अपील, डॉक्टर, कलेक्टर, कमेटी, टिकट, पुलिस, पेंशन, डिग्री, स्कूल, कॉलेज इत्यादि अंग्रेजी भाषा से लिए गए। नेक्स्ट पुर्तगाली भाषा में अनन्यास, अलमारी, आलपिन, स्त्री, कमीज, कमरा, काजू, गमला, तौलिया, बोतल। चीनी भाषा में चाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाय, लीची, चीकू, नोट। जापानी शब्द में रिक्शा कई बार पूछा गया है, रिक्शा किस भाषा से लिया गया? बीएड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। रिक्शा जापानी भाषा से शब्द लिया गया। कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपी का देखिएगा, उसमें कई बार पूछा गया। बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया। बंगला में टका पूछा जाता है, किस भाषा से लिया गया? उपन्यास पूछा जाता है, किस भाषा से लिया गया? तो ये बंगला भाषा से लिया गया। नेक्स्ट तुर्की, तुर्की में वो चकचम, तमगा, तोप, लाश, आका, तलाश, कापू, बेगम इत्यादि। फ्रेंच भाषा में कफन, कारतूस, कर्फ्यू, उपन्यास, थका, बंगला इत्यादि, ये सारे फ्रेंच और अन्य भाषाओं से लिए गए हैं शब्द। इस तरीके से ये विदेशी शब्द हैं, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं।
और विदेशी भाषाओं से, और हमारे सामान्य जीवन में ये प्रयोग होते हैं। ये दैनिक भाषा में इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए जो शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं किस भाषा से लिया गया है, और जो हम प्रयोग कर रहे हैं वही से उठाकर परीक्षा में दिया जाता है। क्योंकि दैनिक जीवन में आपका है तो आपको लगता है कि अरे यार हम तो आदमी औरत बोलते हैं, लेकिन ये किस भाषा का है ये मुझे नहीं पता है। पूछते हैं कि ये आदमी औरत बोल तो रहे हो, किस भाषा से लिया गया है, लेकिन नहीं बता पाते। महिला पुरुष हिंदी भाषा से लिया गया, लेकिन महिला पुरुष हम लोग जल्दी बोलते नहीं है। डॉक्टर हिंदी अंग्रेजी भाषा का है, चिकित्सक हिंदी में होता है, लेकिन हम लोग बोलते नहीं है। रेलगाड़ी ट्रेन बोला जाता है, ट्रेन लोकपथगामिनी, लोकपथगामिनी हम लोग बोलते नहीं है। इस तरीके से हमें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शक्ति। अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजना। वाचक को अभिधा बोला जाता है। अभिधा शब्द की जिस शक्ति द्वारा शब्द के साक्षात सांकेतिक मुख्यार्थ का बोध होता है। मुख्यार्थ का मतलब जो हम बोल रहे हैं उसका अर्थ निकलता है। मुख्यार्थ जैसे घर, नगर, सड़क, किताब, स्कूल, फल, विद्यालय इत्यादि, इसका मुख्यार्थ होता है। मुख से बोले हैं उसका अर्थ निकल रहा है, यह अभिधा होता है, वाचक होता है। नेक्स्ट लाक्षणिक, लक्षणा वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न लेकर प्रयोजन वश लक्षण के आधार पर लिया जाता है। जैसे बोलते हो ना कि तुम गधे हो क्या, गधे कहीं का, तो वो गधा नहीं है, लेकिन प्रयोजन वश गधे जैसा उसको हम बताए हैं, गधे जैसा। बेवकूफ कहीं का, बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ कहीं का बोला जा रहा है। बेवकूफ कहीं का मतलब बेवकूफी जैसा वो काम कर रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लक्षणा, लाक्षणिक कहता है। नेक्स्ट है व्यंजना। व्यंजना में वाच्यार्थ न ही वाच्यार्थ लिया जाता है, न ही लक्षणार्थ लिया जाता है। न लक्षण के आधार पर होता है, न मुख से बोली हुई। वह सेम टू सेम उसको छोड़कर, जो सामान्य अर्थ निकलता है उसको छोड़कर एक अन्य अर्थ ले लिया जाता है। उस परिस्थिति में जो व्यक्ति बोलने वाला रहता है वही समझ पाता है। जैसे 4 चोर चोरी कर रहे हैं, चारों आपस में बतिया रहे हैं कि कितनी अंधेरी रात है, कितनी अंधेरी रात है। अब सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि ये चारों बतिया रहे हैं कितनी अंधेरी रात है, लेकिन 4 चोर चोरी कर रहे हैं, उस परिस्थिति में वो क्या बता रहे हैं? कितनी अंधेरी रात है, मतलब चोरी करने योग्य है या नहीं है। चोरी के बारे में उन्होंने बता रहा है, रात के बारे में वो नहीं बात कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजना। जो अपने सामान्य परिस्थितियां में जो अर्थ निकलता है, उस अर्थ को दूसरे भाषा में जो परिस्थिति जन्य व्यक्ति रहते हैं वह समझ पाते हैं कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो इस तरह का जो शब्द रहता है वह व्यंजना के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 3 भेद होते हैं, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजना। वाचक का जिसका डायरेक्ट अर्थ होता है, लक्षणा में लक्षण के आधार पर ले लिया जाता है। जैसे तुम गधे हो, गधा तो है नहीं लेकिन गधे जैसा व्यवहार कर रहा है, गधे बोल दिया गया है। और व्यंजना में क्या होता है? सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ लेता है। जो परिस्थिति में व्यक्ति रहता है वही उसको समझ पाता है। जैसे 4 चोर चोरी कर रहे हैं, कितनी अंधेरी रात है, उस रात के बारे में उन्होंने बात कर रहा है, न कि ये चोरी करने योग्य है या नहीं इसके बारे में बात कर रहा है, न कि रात के बारे में बात कर रहा है। इस तरीके से 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विकार या प्रयोग के आधार पर। विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी। देखिए ये विकारी शब्द हो गया, ये अविकारी, जिसको अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वे शब्द जिसमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, विकारी शब्द का मतलब। लिंग, वचन, कारक के आधार पर अपने मूल रूप में
मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है, मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की, राजा, रानी, नेता, नेत्री इत्यादि, ये संज्ञा में परिवर्तन होता है। वचन में लड़के, किताबें, घर, सर्वनाम, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी में परिवर्तन होता है। ये विकारी शब्द में कौन कौन आता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसी में लिंग वचन कारक के आधार पर इसी में परिवर्तन होता है। संज्ञा में परिवर्तन होता है, सर्वनाम में परिवर्तन है, क्रिया में। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है। अब जाता है एक क्रिया है, जाती है, वे लोग स्कूल जाते हैं, जाते हैं। मूल रूप में परिवर्तन हो रहा है ना, केवल लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो रहा है। तो लिंग वचन कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन होता है उसी को विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। नेक्स्ट अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अंतर्गत इसको क्या बोला जाता है? अव्यय। अव्यय जो लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम अव्यय कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? 4: क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण में क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है, वह धीरे धीरे चल रही है, वे लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। वे लोग, आपके सर्वनाम में परिवर्तन हुआ, क्रिया में परिवर्तन हुआ, लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए लिंग वचन कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसी को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, इस शब्द के सारांश। सारांश मतलब अभी तक हम लोग जितना पढ़े उसका सारांश क्या है? एक लाइन से अपने मेमोरी में इसको बैठा लेना। अर्थ के आधार पर भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है? शब्द होती है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों का जिसका अर्थ लगता है वह सार्थक शब्द होता है। निरर्थक शब्द जिसका अर्थ नहीं प्रकट हो पाता है वह निरर्थक शब्द होता है। इसलिए निरर्थक शब्द का कोई ब्रांच नहीं चलता है, सार्थक शब्द का ब्रांच चलता है। सार्थक शब्द को 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा विकार के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चारों से आपका प्रश्न पूछा जाता है। फिर अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: वाचक, लाक्षणिक, व्यंजना। वाचक, लाक्षणिक, व्यंजना से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है। विकारी शब्द वह शब्द होता है जो लिंग वचन कारक के आधार पर मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्द या अव्यय जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। यही सारे देखिए एक दिया, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विकार के आधार पर। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लास्ट में संकर शब्द, जिसको मैंने वहां उत्पत्ति के आधार पर कहा कि उत्पत्ति के आधार पर 4 ही होते हैं: तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज। और संकर शब्द वहां इंक्लूड किए थे, लेकिन उसका पार्ट नहीं, अलग से यहाँ इंक्लूड किया गया। संकर शब्द 2 भाषाओं के शब्दों के मिलने से बने शब्द संकर शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक भाषाओं के शब्द आपस में मिलते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है,
वही संकर शब्द कहलाता है। हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में भी है, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन, s ब्लॉक p ब्लॉक आपस में मिलता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण होता है, sp2 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मतलब भिन्न भिन्न ब्लॉक के एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ हिंदी में क्या होता है, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द आपस में मिलते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कुछ शब्द, जैसे लाठी चार्ज, पहला शब्द लाठी चार्ज। लाठी हिंदी का शब्द है और चार्ज अंग्रेजी का शब्द है। हिंदी और अंग्रेजी के मिलने से क्या बन गया, लाठी चार्ज। लाठी चार्ज कहते हैं, अरे लाठी चार्ज हो गई, लाठी चार्ज हो गई। लाठी क्या हिंदी का शब्द लिया गया, चार्ज अंग्रेजी का शब्द लिया गया है, लाठी चार्ज हो गई। चार्ज का मतलब आवेश होता है, हिंदी में आवेश, लाठी आवेश हो गया, ऐसे बोलेंगे लाठी आवेश हो गया, ऐसा नहीं बोलते लोग, कहते लाठी चार्ज हो गया। लाठी चार्ज मतलब दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द आपस में मिले हैं। नेक्स्ट देखिए सिनेमा घर, सिनेमा और घर अंग्रेजी और हिंदी। दवा खाना, दवा और खाना हिंदी और फारसी। रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी अंग्रेजी और हिंदी। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी और हिंदी। ठीक, अजायब घर, अजायब घर अरबी और हिंदी। बोर्ड परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी। ऑपरेशन कक्ष अंग्रेजी और हिंदी। तहसीलदार अरबी और फारसी। छायादार, छाया, ये छाया आया नहीं, छायादार, ये छायादार है, छायादार, छायादार हिंदी और फारसी। ऑपरेशन थिएटर अंग्रेजी और अंग्रेजी, अंग्रेजी और अंग्रेजी। समझ में आया, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द आपस में मिलने से एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है। नए शब्द का निर्माण हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, संकर शब्द। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द नहीं है। तो इस तरीके से अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द आपस में मिलते हैं तो वो संकर शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक, शुभकामनाएं आपको, मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि वर्ण भेद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जो अर्थ के आधार पर भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है, अर्थ के आधार पर भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है, शब्द होती है। और भाषा की मूलभूत इकाई पूछेगा, वर्ण अक्षर ध्वनि होती है। वह शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिसका अर्थ लगाया जाता है, निरर्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिसका अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। सार्थक शब्दों का 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाए, रचना या उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा विकार के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तत्व, देशज, विदेशज। अर्थ के आधार पर वाचक, लाक्षणिक, व्यंजना। और विकार के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी। विकारी लिंग वचन कारक के आधार पर जिसमें रूप में परिवर्तन किया जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आता है। अविकारी के अंतर्गत जो लिंग वचन कारक के आधार पर जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक इत्यादि। थैंक यू। मेरा आपके साथ हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि शब्द भेद को आप अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। इसको पीपीटी को स्क्रीनशॉट मारकर अपने पास रख लीजिएगा और एक बेहतरीन नोट्स बनाइएगा। और कुछ ही दिन में मैं लाइव क्लास लेने वाला हूं और लाइव क्लास में जुड़े रहिएगा। हर एक समस्याओं का समाधान होगा यहाँ पर, और जितनी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होंगी उसके लिए मैं तैयार कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।